तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम बीसीई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा भैया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो, आगे जब आप डीएसए पढ़ रहे होगे, आगे जब आप C++ को यूज करके डीएसए पढ़ो या जावा को यूज करके डीएसए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका साथ कहीं नहीं छोड़ने वाली है। आपके जितने भी फंक्शंस बनेंगे, आप जितने भी फंक्शंस बना रहे होगे, आप जितने भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बाद में समझ में आएगा, जितने भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होगे, इनहेरिटेंस, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, बहुत नई नई चीजें लग रही भैया। ये जितने भी टर्म्स मैंने यूज किए, ये सारे टर्म्स आप इन हैंड यूज कर रहे होगे। तो ये जो वीडियो रहेगी आज की, हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो, मगर ये आपकी कोडिंग जर्नी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फंक्शन किस तरीके से बनते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो 4th ईयर वाले बच्चों के भी नहीं क्लियर हो पाते हैं, इन चीजों के बारे में ब्रीफ दूंगा। इस चीजों के बारे में आपको एक स्टार्ट दूंगा ताकि आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सको। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जब हमने पीओपी की बात करी, जब हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करी, तो हमें क्या समझ में आया कि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो मेनली फंक्शंस पे ध्यान देती है। फंक्शंस किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, फंक्शन किस तरीके से बन रहे हैं, उस चीज पे ध्यान देती है। लेकिन इस प्रोग्रामिंग मेथड के अंदर जो डेटा सिक्योरिटी है, जो डेटा सिक्योरिटी है वो नहीं मिल पाती है। जो हमारा डेटा है वो सिक्योर नहीं रह पाता है। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, तो ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है, ऐसा प्रोग्राम लिखने का तरीका है जिसमें जो हमारा फोकस रहता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर रहता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे रहता है भैया? ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उसके ऊपर रहता है। किस तरीके से वो डेटा मूव हो रहा है, किसको कितना एक्सेस है उस डेटा को फेच करने का या डिलीट करने का या एक्सेस करने का, कितना हक किसको है, ये सारी चीजें हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज में आती है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करूं तो इसमें सबसे मेन सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ 2 चीजें हैं जिसकी मदद से आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ सकते हो। क्या होता है भैया? वो पहला होता है क्लास और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। पहला होता है क्लास और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। अगर मैं क्लास, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी इन 2 चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है। पहला हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया हमारा क्लास। भैया नाम ही है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं कि क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। ऐसा समझो कि मुझे पता है कि कार नाम की कोई गतिविधि होती है, इस दुनिया में कार नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। मुझे पता है कि इस दुनिया में कार नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब क्या है कि कार हो गई हमारी सुप्रीम टॉपिक, ठीक है। अब उसके अंदर ह्यूंडई की कार्स आती होंगी, उसके अंदर ह्यूंडई की कार्स आती होंगी, उसके अंदर सुजुकी कार्स आती होंगी, उसके अंदर आपकी रोल्स रॉयस, वैगन आर जो है सब आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कार हो गया हमारा एक कैटेगरी, मेन कैटेगरी हो गया हमारा कार। कार के अंदर सब कैटेगरीज हो गई हमारा ह्यूंडई, वेरियस जो आपकी कार कंपनीज है वो हो गई, सुजू हो गई, आपकी महिंद्रा हो गई। तो ये जितनी भी कार कंपनीज हैं ये सब कैटेगरीज हो गई। अब इसमें कैच क्या है कि ये जो कार है ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, या इसको हम कह सकते हैं कि एक कैटेगरी है। और इस क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इस क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम कह सकते हैं सब कैटेगरी। सब कैटेगरी जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लोग कैसे जान सकते हैं कि मैं द्विवेदी खानदान का वारिस हूं, मैं द्विवेदी खानदान का वारिस हूं। लेकिन द्विवेदी खानदान हो गया आपका एक क्लास, आपका एक कैटेगरी, समाज में दबदबा,
ठीक है। लेकिन उसमें मैं हो गया सचिन कुमार द्विवेदी, उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। मेरी क्लास कौन है भैया? द्विवेदी। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं सचिन कुमार द्विवेदी, जो कि द्विवेदी क्लास के अंदर में आता है। ठीक उसी तरीके से आपकी क्लास हो गई भैया, सपोज आप 7th बी में हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल, आप 7th क्लास में नहीं हो लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप 7th बी में हो, वो एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स कौन से? आप हो सकते हो, आपके दोस्त हो सकते हैं। तो एक क्लास एक बड़ी कैटेगरी होती है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसा मैंने कार वाले एग्जाम्पल में बताया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं और चीजों को दोबारा से आपको समझाऊं तो शायद ज्यादा क्लियर होगा। जो आपकी कार है, जो आपकी कार क्लास है, अब क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अगर मैं कार क्लास की बात करूं तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि भैया किसी भी कार की एक कुछ कलर होगा, किसी भी कार का कुछ प्राइस होगा, किसी भी कार का कुछ माइलेज होगा, किसी भी कार का कुछ मॉडल होगा, साथ ही साथ उसके जो मेथड्स हैं, मेथड्स जहां जहां मैं मेथड्स यूज करूं, जहां जहां मैं मेथड्स बोलूं, वहां वहां समझा कि उसके फंक्शंस हैं। फंक्शंस हैं, क्या क्या काम वो परफॉर्म कर सकता है, उसको हम मेथड्स कह सकते हैं। सबसे पहला भैया स्टार्ट हो सकती है, पीछे चल सकती है, आगे चल सकती है और स्टॉप हो सकती है। तो ये हमारी जो कार है, ये जो हमारी कार क्लास है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं और ये फंक्शंस हैं। लेकिन वही जो एक ऑब्जेक्ट है, इस कार का एक ऑब्जेक्ट है, कार हमारी कैटेगरी हो गई, उसके अंदर सपोज मैंने बोलेरो ले ली, उसके अंदर सपोज मैंने बोलेरो ले ली, क्योंकि ये थोड़ी बोलेरो जैसी दिख भी रही है। तो बोलेरो का जो कलर है वो लाल है, उसका जो प्राइस है वो 23,000 है किलोमीटर। अब इसको अपने हिसाब से देख लो, क्या इंटरप्रेट कर सकते हो। मॉडल यहाँ ऑडी लिखा है, यहाँ हम लिखेंगे भैया बोलेरो। क्या लिखेंगे भैया? बोलेरो। तो ये वाली कहानी हो गई, बाकी उसके फंक्शन सेम रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो क्लास होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, क्लास का जो भी फंक्शन होगा, उसको हम ऑब्जेक्ट का फंक्शन कह सकते हैं कि क्लास में जो भी फंक्शनिंग होगी वो सब ऑब्जेक्ट में भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेकिन बशर्ते कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो सकती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई भैया? क्या हमें पहले तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है वो समझ में आया, हमें थोड़ा सा स्टार्ट मिल गया। उसके बाद हमें समझ में आ गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ एक मेथडोलॉजी है। क्या है भैया? मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम्स को लिखने का एक तरीका, एक मेथड है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। वो फीचर्स कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, उसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, उसमें इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें मेथड्स होते हैं। मेथड्स मैंने फिर बोला भैया ये फंक्शंस होते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या इतनी चीज हमें समझ में आई कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। इन फीचर्स को हम धीरे धीरे करके आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा नोट बनवा देता हूं भैया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इस चीज को आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इज अ वे ऑफ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन करते टाइम जो हमारा प्रोग्राम है उसको लिखने का एक तरीका है बाय फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट फंक्शंस एंड लॉजिक्स। जिस तरीके से हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस और लॉजिक्स पे फोकस करते थे, हम डेटा पे फोकस नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से हमारे डेटा की सिक्योरिटी ब्रीच होती थी। वहीं दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डेटा पे या ऑब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। एन ऑब्जेक्ट, भैया अब यहां बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज अ बंडल ऑफ डेटा एंड एक्शंस दैट डिस्क्राइब समथिंग इन द रियल वर्ल्ड। आपकी एक कार हो गया भैया, अगर मैं एज अ पर्सन हूं, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। मेरी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है? मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, एक मुंह है जो आपके सामने बातें कर रहा है।
फिर मेरे कुछ फंक्शंस होंगे कि मैं दौड़ सकता हूं, मैं बैठ सकता हूं, मैं सो सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरे कुछ फंक्शंस हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में आपके बंडल ऑफ डेटा होंगे एंड एक्शंस होंगे। डेटा क्या होगा? मेरी प्रॉपर्टीज। एक्शंस क्या होगा? जो फंक्शंस मैं परफॉर्म कर सकता हूं। तो ये वाली कुल मिला के बात है। दीज ऑब्जेक्ट्स हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हम उसको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। एंड परफॉर्म सर्टेन एक्शंस और बिहेवियर। जैसे मैं हूं, मेरा हो सकता है कुछ अलग बिहेवियर हो, आपका हो सकता है कुछ अलग बिहेवियर हो। हम दोनों के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स, अलग अलग एक्शंस प्रेजेंट हैं। इन अदर वर्ड्स, एक और डेफिनेशन आप लिख लेना, अगर ये ऊपर वाले 3 पॉइंट ना समझ में आए तो ये वाली चीज आपको समझ में आ ही जाने वाली है। In other words, object-oriented programming is a method of writing programs where the program is the collection of objects, each of which represents an instance of some class. कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इस एक मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमने उसके कलेक्शन को प्रोग्राम के अंदर रखा है। हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो कुछ नहीं, बस एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और हर ऑब्जेक्ट एक क्लास का कुछ इंस्टेंस है, एक क्लास का कुछ इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस ऑफ क्लास है। तो क्या इतनी चीज में समझ में आई? इस चीज को आप नोट कर लोगे, इस चीज को आप नोट कर लोगे। भैया मैं बहुत ज्यादा गोद देता हूं लेकिन उस चीज को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया हमारे फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भैया व्हाट इज ऑब्जेक्ट। देखो इस क्लास से मेरा पर्पस क्या है कि जो आपकी बीसीई सब्जेक्ट है वो हर चीज का स्टार्ट है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमें हर चीज का जिक्र करना है। ऑब्जेक्ट्स का यूज, क्लासेस का यूज आप फर्दर स्टडीज में कर रहे होगे। जब आप डीएसए पढ़ रहे होगे वहां मैं आपको खुद डीएसए पढ़ा रहा हूँ एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे, ठीक है। मैं आपको खुद डीएसए का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जो आपके प्रीवियस ईयर बैच वाले बच्चे हैं वो भी मुझसे ही पढ़ के एग्जाम देने गए हैं। तो वहां पे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का जो पर्सनल यूज है वो चीज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रास्प करना है कि ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्या होता है। जो डेफिनेशंस मैंने लिखाई है, जो एग्जांपल्स मैंने यूज किया है उसको नोट करना है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे भैया? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वहां पे आएगा डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या करना है? सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो मैंने पिछली स्लाइड में 3 पॉइंट्स और एक डेफिनेशन लिखवाया है उसको आप लिखोगे कि ये हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके अंदर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेडिंग डाल के और 1 नंबर ऑब्जेक्ट्स, 2nd नंबर क्लासेस, 3rd नंबर एनकैप्सुलेशन, 4th नंबर पॉलीमॉर्फिज्म। आगे मैं पढ़ा रहा हूं अभी इसी स्लाइड में आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो आपका आंसर लिखने का जो तरीका है बिल्कुल पॉइंट्स में होगा, कहीं भी आप पैराग्राफ का यूज नहीं कर रहे होगे। जितना ज्यादा चार्ट्स बना सकते हो, जो मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बीच में और उसके आसपास मैंने हर जगह ऐसे चार्ट बना दिया गोला, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव लगती है वो चीज। इतना बना के आओ, 7 नंबर से 1 नंबर कम हो गया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें भैया फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो सबसे पहला चीज आता है ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ऑब्जेक्ट को पहले ही बताया कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक इंस्टेंस है किसी क्लास का। मैं वारिस हूं किसी क्लास का जो कि द्विवेदी क्लास है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। दे रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूं तो मैं रियल वर्ल्ड एंटिटी हूं। ये जो बॉटल है अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है। लेकिन कोई भी क्लास रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता। रियल वर्ल्ड एंटिटी हम उसे कहते हैं जिसे हम फिजिकली टच कर सकें। क्या हम इस बॉटल को फिजिकली टच कर सकते हैं? लेकिन जो बॉटल क्लास है, जो बॉटल हमें कहते हैं ना कि सारी की सारी बॉटल्स, तो क्या हम सबको टच कर सकते हैं? नहीं भैया। पर्सनली उनके ऑब्जेक्ट्स को टच कर सकते हैं लेकिन क्लासेस को नहीं कर सकते। विथ एट्रीब्यूट्स, डेटा एंड मेथड्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के कुछ डेटा होता है, कुछ बिहेवियर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं एंड कुछ फंक्शंस होते हैं। अब यहां पे मैंने एक बहुत ही प्यारा सा आपको एग्जांपल दिया है। जो आपका एनिमल है वो एक क्लास है। एनिमल के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उसके क्लास के। एनिमल के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं भैया। हमारा ये आ गया, हिरण आ गया, आपका कुत्ता हो गया, बर्ड हो गया, आपका हाथी हो गया, आपका शेर हो गया, बड़ा प्यारा सा शेर लग रहा है। और इवन ह्यूमंस भी एनिमेलिया के अंदर आते हैं। जो एनिमेलिया क्लास है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब इस चीज को नोट जरूर करते जाना यार। अब अगर मैं क्लास की बात करूं तो हमें क्लास भी समझ में आ चुका है कि जितने भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं
जितने भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की एक पर्टिकुलर क्लास होती है, कैटेगरी और सब कैटेगरी की बात है कि भैया एनिमल कैटेगरी के अंदर हम आते हैं। अब क्या आप जानवर हो भैया? नहीं, जानवर नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकली हम एनिमेलिया कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो हम एक क्लास का सब ऑब्जेक्ट हैं। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, क्या है? अ क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप। जितने भी सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक क्लास के अंदर भर दिया जाता है। क्लासेस आर ब्लूप्रिंट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, ये सारे फंक्शंस और प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी आते हैं। दे डिफाइन द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट्स क्या हो गया भैया? डेटा। प्रॉपर्टीज, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। मेथड्स क्या हो गया? फंक्शंस। दैट द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम देम विल हैव। कहने का मतलब क्या है कि क्लास से जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें वही एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे जो कि क्लास के अंदर हैं। ठीक है, अब यहाँ एक एनिमल क्लास है, उसके अंदर सब क्लासेस हैं। सब क्लासेस कौन से भैया? कुत्तों की एक अलग क्लास है, कैट की एक अलग क्लास है, काऊ की अलग क्लास है। अब डॉग के अंदर भी अलग अलग ब्रीड्स है ना, तो वो उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। कैट के अंदर अलग अलग ब्रीड्स है ना, तो वो उनके ऑब्जेक्ट्स हो गए। काऊ के अंदर भी अलग अलग ब्रीड्स है ना, नील गाय अलग और जो भी अलग अलग गाय होती हैं, तो उनके अंदर भी अलग अलग ब्रीड्स हैं, तो वो उनके ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो कुल मिला के ये हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का फंडा जो है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने में हमें भैया डेटा एब्स्ट्रैक्शन वाली चीज समझ में आती है। अब देखो हम सारे फीचर्स वो कर रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे से नाम है ना, ये आपके सामने कुछ नहीं है। जो आपका दिमाग है जितना वो ग्रास्प कर सकता है, इन छोटे छोटे नामों से हमें कभी नहीं डरना है। इंटरव्यू में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरव्यू स्टेज की बात कर रहा हूं। आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि मुझे पॉलीमॉर्फिज्म बताइए, मुझे बताइए डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, मुझे बताइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो इस क्लास को बिल्कुल हल्के में नहीं लोगे। ठीक है, अब अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात आपको बता दूं, तो देखो ये इस तरीके का कुछ पेज आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो देखा ही होगा, जहां पे एक लॉगिन फॉर्म है। जहां एक लॉगिन फॉर्म है, भैया हम इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बस अगर आपने इसको पिंक कर दिया होता ये इंस्टा जैसा लग रहा होता। इंस्टाग्राम में सबसे पहले क्या होता है, हमें अपना यूजर नेम डालना होता है और हमें अपना पासवर्ड डालना होता है, और हम जैसे ही लॉगिन बटन पे दबाते हैं तो हमारे बाबू का मैसेज हमें आने लगता है। लेकिन क्या ये लॉगिन करते टाइम पर हमें इसका कोड दिख रहा होता है? क्या इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन हमें मिला, क्या हमें लॉगिन करते टाइम पे इसका कोड दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड में ये कोड किस तरीके से चल रहा है? बस इसी चीज को जहां पर हमने फंक्शन को दिखाया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रही है, उसकी फंक्शनिंग, उसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से हो रही है, उस चीज को छुपा दिया। दो फैक्टर्स हैं। क्या? पहला कि उसका हमने प्रोग्राम किस तरीके से लिखा, दूसरा वो फंक्शन किस तरीके से कर रहा है। एब्स्ट्रैक्शन उस चीज को कहा जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है जब हम फंक्शन को दिखा रहे हैं लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या कंडीशंस चल रही हैं, क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन पार्ट को हम छुपा देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? शोइंग द फंक्शन बट हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन, शोइंग द फंक्शन बट हाइडिंग द प्रोग्राम। तो क्या इतनी चीज हमें एब्स्ट्रैक्शन के बारे में समझ में आ चुकी है? अब अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन मींस हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखा है हमने इसे छुपाया, डिटेल्स, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स, एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि एक लॉगिन पेज है, उसमें एसेंशियल फीचर्स क्या है भैया? यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ और लॉगिन बटन। ये एसेंशियल फीचर्स हमने दिखाए और इसके बैकग्राउंड में जो कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन चल रही है इसको हमने छुपा दिया। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है भैया? हमने इंप्लीमेंटेशन को छुपाया, फीचर्स को दिखाया, फंक्शंस को दिखाया, प्रोग्राम को छुपाया। ठीक है, तो ये चीज आप अपने रग रग में बसा लो, शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स। ठीक है, इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बाय मॉडलिंग क्लासेस एप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम। अब ये चीज आप पढ़ लो, इस डेफिनेशन को आप लिख लेना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमें समझ में आ चुका है, हमारे खून में ये दौड़ने लगा है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? विश्वास मानो आपके इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए
अब अगर मैं अगले फीचर की बात करूं, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगला फीचर है डेटा एनकैप्सुलेशन। अगर मैं बात करूं एनकैप्सुलेशन की, तो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक क्लास के अंदर एक बड़ी कैटेगरी बताई, एक क्लास बनाई और उसके अंदर हमने सारे के सारे वेरिएबल्स और सारे मेथड्स को क्या कर दिया, एनकैप्सुलेट कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि एक सेकेंड, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, यहाँ चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, ये छोटी सी जगह पे बना लेता हूँ। जब आप कोई भी क्लास बना रहे होगे, थोड़ी सी मैं कोडिंग वाला पार्ट बना रहा हूँ, तो आप जब भी कोई क्लास बना रहे होगे तो आप उस क्लास का नाम लिखोगे और ये करली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर आप उसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे होगे, प्रॉपर्टीज के बाद उसके फंक्शंस लिख रहे होगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं भैया, एट्रीब्यूट्स। हमने इस क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दी। प्रॉपर्टीज क्या, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर है, यही है प्रॉपर्टीज। ये क्लास के अंदर मैंने लिख दिया कि सचिन के 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, ये हो गए एट्रीब्यूट्स। उसी के नीचे हम लिख देंगे फंक्शंस। क्या लिख देंगे भैया, फंक्शंस। हमने क्या किया, ये फंक्शंस और इन एट्रीब्यूट्स। फंक्शंस क्या भैया, मैं हाथ मूव कर सकता हूं, मैं आपके सामने बोल सकता हूं, यही है मेरा फंक्शन। एक क्लास हमने बनाई, उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को डाल दिया। हमने क्या किया, इस करली ब्रेसेस के अंदर फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स को एनकैप्सुलेट कर दिया। जिस तरीके से हमारी कैप्सूल के अंदर सारा का सारा हमारा दवाई, सारा का सारा हमारा कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक उसी तरीके से हमने क्लास की एक कैप्सूल बनाई और कैप्सूल के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स को, सारे डेटा को, पूरी प्रॉपर्टीज को और साथ ही साथ फंक्शंस को, या कि मैंने क्या कहा था, फंक्शंस को मेथड बोलना है भैया, मेथड को फंक्शन बोलना है, तो फंक्शंस और मेथड्स को हमने एनकैप्सुलेट कर दिया, हमने कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया। और कैप्सूल का नाम क्या है, क्लास। ये एनकैप्सुलेशन है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ चुका है कि हमने एक कैप्सूल मान ली जो कि हमारी क्लास होगी और उसके अंदर हमने वेरिएबल्स नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स को कहते हैं, डेटा को कहते हैं, प्रॉपर्टीज को कहते हैं। लिख देता हूं, चलो, प्रॉपर्टीज, डेटा, ठीक है, वेरिएबल्स, एक और चीज मैंने क्या छोड़ी, एट्रीब्यूट्स। ये सारी चीजें आपकी सेम है, बिल्कुल नाम से घबराना नहीं है, ये सेम चीजों को बोल रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आपका फंक्शन हो गया, आपका मेथड हो गया, दोनों सेम चीजें, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, हमने एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स को एनकैप्सुलेट कर दिया है, बंद कर दिया है। एनकैप्सुलेशन से फायदा क्या होता है, एनकैप्सुलेशन से फायदा क्या होता है कि जब हम एक्सेस मॉडिफायर्स लगाते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, हमने बोल दिया एक्सेस स्पेसिफायर से ही होते हैं। हमने इस क्लास के अंदर ऐसा पब्लिक नाम लिख दिया, बस इतना लिखना होता है इस क्लास के अंदर। ये जो मैंने लाइन वाइज कोड लिखा है ना, इसके ऊपर बस एक लाइन में आपने डाल दिया पब्लिक। जैसे ही आपने ये पब्लिक नाम लिख दिया, अब इस क्लास को पता चल गया कि इसके अंदर जो डेटा और फंक्शंस हैं, इसको हमें अलग लोगो जो बाहर प्रोग्राम चल रहा होगा उसको भी प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर मैंने पब्लिक की जगह प्राइवेट लिख दिया, अगर मैंने पब्लिक की जगह प्राइवेट लिख दिया, तो क्लास को क्या पता चल जाएगा कि जब तक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो जाता है, तब तक इसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं हमें उसे एक्सेस नहीं करने देना है, इसका एक्सेस हमें सबको नहीं देना है। डेटा प्राइवेसी मिली, डेटा सिक्योरिटी मिली, डेटा इजीली ब्रीच नहीं हो सकता। तो ये वाले जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, इनको हम एक्सेस स्पेसिफायर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एक्सेस स्पेसिफायर्स बोलते हैं, ठीक है। ये कॉपी में कहीं छोटा सा लिख लेना, ठीक है। ये होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, इसको आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होगे अपने डीएसए वाले पार्ट में, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से ग्रास्प करो, थोड़ा सा देखो कि क्या होता है। मैं थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा में बर्डन ना लगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन से हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें अपने डेटा, एट्रीब्यूट्स या फंक्शंस को पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है या प्रोटेक्टेड रखना है। तीन चीजें होती हैं, आगे और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझो कि पब्लिक और प्राइवेट नाम की कोई चीज होती है और हम एनकैप्सुलेशन से ये चीज अचीव कर पाते हैं। अब यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये कार का मैंने पता नहीं क्यों लिखा था, ये कार का मैंने शायद एक एग्जांपल लिखा होगा। ये कार एक क्लास है, उसके अंदर हमने उसके एट्रीब्यूट्स दिए कि कुछ मॉडल होगा, कुछ स्पीड होगा, इंजन होगा, स्पीड लिमिट होगा, और हमने कुछ फंक्शंस दिए कि भैया उसकी ड्राइव चला पाता होगा, स्टॉप हो पाता होगा, सेट स्पीड। अच्छा, सेट स्पीड ये क्रूज कंट्रोल को शायद बोल रहा होगा, ज़्यादा समझदार है। तो ये क्रूज कंट्रोल भी हम उसमें लगा सकते हैं कि 100 की स्पीड पे हमने सेट कर दिया तो वो 100 में ही भागे। तो ये वाली चीज़ है। इस चीज़ को मैं थोड़ा इरेज कर दूं क्या, चलो भैया आप नोट्स बना लो। तो ये डेफिनेशन भी मैंने लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन को आप रीड कर लोगे।
इस डेफिनेशन को रीड कर लेना, इस डायग्राम को बना लेना, ये सारी चीजें लिख लेना, एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में लिख लेना, और चाहो तो एक एग्जांपल डाल के ये कार के बारे में लिख लेना। इतने अच्छे से आपके नोट्स बन जाएंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। चलिए, अगला फीचर होता है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस तो शायद आप नाम से ही समझ रहे हो वो चीज़ों को। बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा है कि अगर मेरे पिताजी के अंदर कुछ गुण है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गुण मेरे अंदर भी आ जाएंगे। अगर मेरे पिताजी एक ग्रेट चेस प्लेयर हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं भी, मेरे अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी उनकी कि मैं अच्छा चेस खेल पाऊंगा या किसी अलग खेल में मैं अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ा पाऊंगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसी को हम क्या कहते हैं भैया? इनहेरिटेंस। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी क्लास है, जो आपकी पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास इसको कहते हैं भैया। अलग अलग क्लासेस भी हो सकती है ना, जैसे एनिमल क्लास के अंदर एनिमल एक क्लास हो गई, एक बिग कैटेगरी होगी, उसके अंदर डॉग की अलग क्लासेस होती है। डॉग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, डॉग एक क्लास है। तो अब डॉग के अंदर भी सब क्लासेस होंगी क्या भैया? कि हस्की की अलग क्लास होगी। अब हस्की के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, साइबेरियन हस्की हो सकता है आपके, और जितने भी हिमालयन हस्की हो सकता है। तो ये आप ऐसा समझो कि हमारी एक क्लास है, उसके अंदर दूसरी सब क्लास है। तो जो हमारी सबसे ऊपर वाली टॉप कैटेगरी वाली एनिमल क्लास है वो पेरेंट क्लास है। एनिमल क्लास की सारी प्रॉपर्टीज हमारी सब क्लास में आएगी। सब क्लास, एनिमल क्लास के अंदर सब क्लास कौन सी? डॉग हो गई। क्या हमारे डॉग के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि एनिमल के अंदर होती हैं? तो यही कॉन्सेप्ट हो जाता है, यही कॉन्सेप्ट हो जाता है इनहेरिटेंस का। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी पेरेंट क्लास है, इस केस में हमने एनिमल समझा, एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज डॉग के अंदर आ रही होंगी। कैसे भैया? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मुंह है, 2 कान है, एक नाक है। ये सारी प्रॉपर्टीज एनिमल्स की हमारे अंदर भी, क्योंकि हम एनिमल के अंदर आते हैं तो हमारे अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एनिमल की जितनी भी प्रॉपर्टीज या जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे सब क्लास में या चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाएंगे। क्या होंगे भैया? इनहेरिट हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही वाहियात सा कॉन्सेप्ट है ये चीज। आप ये तो बिल्कुल मत बोलना कि भैया समझ में नहीं आया। इनहेरिटेंस हम बहुत पहले से समझ में आ रहे हैं, अपने बायो में भी हमने ये चीजें पढ़ी है। तो ये वाली चीज कुल मिला के है। अब ये जो चाइल्ड क्लास है इसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। क्या कहते हैं? मेरी यार थोड़ी सी राइटिंग खराब है, सब इसको संभाल लेना। चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। क्यों डिराइव्ड क्लास कहते हैं? क्योंकि जो हमारी मेन कैटेगरी है, जो हमारी पेरेंट क्लास है, हम उसी से डिराइव हुए हैं। मैं अपने माता पिता से डिराइव हुआ हूँ, आप अपने माता पिता, आप अपने पूर्वजों से डिराइव हुए हो, आप एनिमल कैटेगरी से डिराइव हुए हो। तो ये जो चाइल्ड क्लास है इसे हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर सकते हो। चलिए, अब देखो ये मैं क्यों पढ़ के नहीं, मैं रीड करके बता दूंगा, आपको समझ में भी आएगा, लेकिन आप खुद रीड करो और इस चीज़ को नोट कर लो, उससे आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा फायदा होगा। अगर मैं उसको रीड करूंगा तो फालतू की ये वीडियो जो है वो लंबी होने वाली। अब अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूं तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म हमारी 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला भैया हमारा पॉली और दूसरा भैया हमारा मॉर्फिज्म। जो हमारा पॉली है उसका मतलब होता है मैनी, और जो हमारा मॉर्फिज्म है उसका मतलब होता है फॉर्म्स। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी क्लास है, जो हमारी एक्चुअल क्लास है, वो बहुत सारे फॉर्म्स ले सकती है। जो हमारी एक्चुअल क्लास है उस क्लास का नाम क्या रखा हमने? शेप रखा। जो हमारी एक्चुअल क्लास है उस क्लास का हमने शेप रखा नाम, और उस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन डाला कि जो शेप है वो ड्रॉ हो सकता है। जो शेप क्लास है वो ड्रॉ हो सकता है। अब ये शेप क्लास अगर हमने इसकी सब क्लासेस बनाई, शेप के अंदर सर्कल भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है भैया, कोन भी आता है। अब अगर मैं सर्कल क्लास बनाऊंगा, इसके अंदर जो ड्रॉ फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा होगा कि वो एक सर्कल बना देगा। लेकिन वो सेम टू सेम जो रेक्टेंगल क्लास है, क्योंकि ये सब क्लास है हमारा शेप का, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है हमारा शेप का, लेकिन जो इसका मेथड होगा ये दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ड्रॉ कर रहा है लेकिन भैया रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है? रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है। वही स्क्वायर की, एक सेकेंड, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर के लिए सेम चीज। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी मेन क्लास है उससे इनहेरिटेड जो फंक्शंस होंगे वो अलग अलग सब क्लासेस के लिए डिफरेंटली वर्क कर रहे होंगे। यहाँ पे जो फंक्शन ड्रॉ है वो सर्कल के लिए डिफरेंट वर्क कर रहा होगा, रेक्टेंगल के लिए डिफरेंट वर्क कर रहा होगा, स्क्वायर के लिए
डिफरेंट वर्क कर रहा होगा। कहने का मतलब क्या, क्लास एक फॉर्म्स अनेक, क्लास एक फॉर्म्स अनेक, एक क्लास ने डिफरेंट फॉर्म्स ले लिए हैं, उसके अंदर जो फंक्शन है उसने डिफरेंट फॉर्म्स ले लिए हैं। फंक्शन चेंज नहीं हुआ है, फंक्शन अभी भी वही है कि ड्रॉ करो, लेकिन क्या फॉर्म चेंज हो गया है कि अभी सर्कल ड्रॉ करो, अभी रेक्टेंगल ड्रॉ करो, अभी स्क्वायर ड्रॉ करो। तो हमें क्या समझ में आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म वो फीचर है जिसकी मदद से क्लास का अगर हम चाइल्ड क्लास बना रहे हैं तो उसमें जो मेथड्स यूज हो रहे हैं उनको हम डिफरेंटली अलग अलग फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये डायग्राम आप बना लोगे, ये चीज भी आप एग्जाम में लिख के आओगे, थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशन डालेगा। तो हमें पॉलीमॉर्फिज्म कुल मिला के समझ में आ चुका है, ठीक है। हाँ चलो अब इस चीज को अगला बढ़ाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है भैया डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है कि जब आप आगे चल के फंक्शंस बना रहे होगे, क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक कोई फंक्शन को बनाया, डिफाइन किया। क्या किया भैया, हमने किसी फंक्शन को डिफाइन किया, हमने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने कुछ डेटा डाल दिया, कुछ फंक्शंस डाल दिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने सपोज फंक्शन बनाया सम नाम का, हमने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, उसके अंदर हमने 2 लाइन लिख दिया कि भैया सम नाम के फंक्शन में इनपुट लेना a और b और c के अंदर a प्लस b स्टोर करा देना, और साथ ही साथ हमें रिटर्न कर देना c। रिटर्न का मतलब प्रिंट कर देना, इजी लैंग्वेज में रिटर्न का मतलब अभी समझो कि प्रिंट कर देना c। कहने का मतलब क्या है कि हमने एक सम नाम का फंक्शन बनाया, सम नाम का फंक्शन क्या करेगा, यूजर से 2 वैल्यूज इनपुट लेगा और उनको आपस में जोड़ के यूजर को आउटपुट में दे देगा। अब कहानी क्या होती है कि इस फंक्शन को हम हर बार नहीं लिख रहे होंगे, जब हम सपोज कि कहीं पे भी हम सम को यूज कर रहे हैं, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी हम सम को यूज कर रहे हैं, तो क्या हर बार हम ये 2 लाइन का कोड लिख रहे होंगे? नहीं भैया, हमने एक फंक्शन बना दिया, अब जहां भी हमें सम को कॉल करना होगा हम क्या करेंगे, फंक्शन नाम के एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे, फंक्शन को सम नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर ये जो ब्रेसेस हैं इसके अंदर हम a और b 2 नंबर जिसको सम कराना होगा उसको पास कर देंगे। इतना लिखने के बाद हमारा जो सम नाम का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि पूरे प्रोग्राम के अंदर हम एक जगह पे फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं और फिर उस फंक्शन को जहां भी यूज में लाना होता है वहां हम सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। क्या करते हैं? कॉल कर देते हैं। इससे क्या बचत होती है? उस प्रोग्राम को दोबारा नहीं लिखना होता है। जो हमारी कोड है उसकी रीयूजेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, सेम कोड को हम ज़्यादा जगह पे कॉल कर पा रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो कंसाइज होता है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बचती है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये फंक्शंस इसमें आते हैं। अब भैया मैं आपको डेटा बाइंडिंग की जगह ये फंक्शन कैसे समझाने लगा, ये जो वाली इस चीज़ को नोट करना हो तो कर लो, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो डेटा बाइंडिंग क्या होता है कि जैसे वहां सम नाम का फंक्शन था, यहां हमने x नाम का फंक्शन कॉल किया। ये मेथड कॉल लिखा है ना, इसको आप लिखो फंक्शन कॉल। यहां हमने दोनों फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन इन दोनों फंक्शन का जो कोड है वो बाइंडेड फॉर्मेट में कहीं पे और लिखा हुआ है। हमने m1 को पहले बनाया, हमने एक फंक्शन को बनाया है, प्रॉपर क्रिएट किया है, उसका नाम क्या है m1, इसका नाम मैंने सम रखा था, बस नाम का फर्क है, ठीक है। हमने पहले फंक्शन को बना लिया, उसके बाद हमने एक जगह पे फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये जो बाद में कॉल करने वाली चीज है, ये जो एक लाइन का प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम को कॉल कर रहा है जो कि बाइंडेड फॉर्मेट में है। हमने एक बाइंडिंग बनाई, होता है ना कि जैसे अगर मुझे ये कॉपी है तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकाल लेते हैं और उसको हम बाइंडिंग करा लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे डेटा को, बहुत सारे फंक्शन को हमने एक फंक्शन के अंदर बाइंड कर दिया है। अब इस पूरी कॉपी को मैं कहीं पे भी कॉल कर सकता हूं, कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। इसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं, इसके अंदर जो भी डेटा एट्रीब्यूट्स हैं, उनको मैं हर जगह पे यूज कर सकता हूं, मैं उनको हर जगह पे कॉल कर सकता हूं। तो ये वाली चीज हम कर सकते हैं। इसी जो बाइंडिंग की टेक्निक है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया? डायनेमिक बाइंडिंग। क्या कहते हैं? डायनेमिक बाइंडिंग, या इसे डेटा बाइंडिंग भी कहा जा सकता है। हालांकि डेटा बाइंडिंग मत लिखो आप, डायनेमिक बाइंडिंग समझो, इसे हम डायनेमिक बाइंडिंग कह रहे होते हैं। यही सेम चीज यहां लिखी हुई है। देखो आप बिल्कुल कमेंट ये चीज मत करना यार मेरे भाई कि मैं डेफिनेशंस क्यों रीड नहीं कर रहा हूं। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट चमका देना।
मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जो चीज़ें समझाने की ज़रूरत पड़ रही है मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। मैं प्रॉपर डायग्राम्स क्यों लेकर आया हूँ, जब मैं भी उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहा था ना, क्योंकि जब आप फर्दर लेवल में कोडिंग करने लगोगे, जब आप बहुत एफिशिएंट हो जाओगे, एक प्रोग्रामर बन जाओगे, तो उस लेवल में आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा बाइंडिंग, ये आप रेगुलर लाइफ में काम कर रहे होगे, लेकिन इसकी डेफिनेशंस या होता है ना कि इसका कॉन्सेप्ट आप बता नहीं पाओगे, या आप कहते हैं ना कि उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिवली आपको याद नहीं होगा, आप यूज़ कर रहे हो लेकिन आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा ध्यान में रखोगे नहीं कि हाँ ये कुछ, उसको अस्तित्व नहीं मानोगे। तो ये वाली चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है ताकि आप उस चीज़ को यूज़ कर पाओ। डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ आरजीपीवी एग्जाम को पास करने के लिए है, हमें उसका कॉन्सेप्ट बहुत बखूबी समझ में आना चाहिए। कई वीडियोस में आपने ये भी देखा होगा कि मैं क्या करता हूँ कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फर्दर काम में नहीं आने वाली है, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी जो डेफिनेशंस हैं पॉइंट फॉर्मेट में आपको लिखा देता हूं, लेकिन मेरा खुद मन नहीं करता कि मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूं। जिस तरीके से आपने इरफान भैया की अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि वो जब प्रोग्राम्स करा रहे होते हैं, प्रोग्राम्स कंप्यूटर वाला दिमाग है ना, प्रोग्राम्स आ रहा है, जब वो मैथमेटिकल इक्वेशंस करा रहे हैं, जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं तो उसमें उनको बड़ा मजा आता है, लेकिन जैसे ही थ्योरी वाला पार्ट आता है वो उनका दिमाग खराब होने लगता है। तो वही सेम केस मेरे साथ है कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाली चीज़ होगी तो वो मैं बहुत ज़्यादा बखूबी कर रहा हूँगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको आगे करियर में हेल्प करने वाली हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रही होगी, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँगा। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने के व्यू से है, उसको मैं आपको लिखवा दूंगा ताकि आपके पास कंटेंट पूरा हो और मैं अपने पूरी लिमिट तक उस चीज़ को समझा दूंगा। तो ये चीज़ है भैया, प्रवचन बहुत ज़्यादा हो गया। अब डेटा बाइंडिंग के बाद हमारी जो अगली चीज़ है वो क्या आती है भैया, मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग बहुत ही छोटी सी चीज़ है। हमारा एक यूज़र है, उसने अपना यूज़ केस पे क्या बताया कि एक लॉटरी मशीन रखी हुई है, उसमें अपना जो एक सेकेंड, ये क्या रखा हुआ है, गेट लॉटरी। तो कुल मिला के मैसेज पासिंग क्या होगा कि यूजर ने लॉटरी मशीन को कुछ मैसेज पास किया और लॉटरी मशीन ने हमारे एक फंक्शन को कॉल किया। ये जो कॉलिंग हो रही है इसी को हम कहते हैं मैसेज पासिंग, कि हमने यूजर का जो मैसेज था वो अपने फंक्शन तक पहुंचा दिया। बहुत बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड कर देते हैं एग्जाम में। मेरे ख्याल से अगर इसको नहीं भी लिख के आओगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी फीचर्स हैं आपके वो मैं कवर कर चुका हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, भूल भी गया हूँ कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने अभी तक कवर किए हैं, डेटा बाइंडिंग, डेटा हाइडिंग में आगे कर रहा हूँ, इनकैप्सुलेशन का पार्ट होता है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें, इसको आप रट्टा मार लो, एकदम कॉन्सेप्ट को अपने अंदर ग्रास्प कर लो और मैसेज पासिंग वगैरह भी देख लेना क्या होता है। बस लिखवाए दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप ना बोलो कि भैया आपने ये चीज़ छोड़ दी। रीयूजेबिलिटी तो मैंने आपको अभी डेटा बाइंडिंग में ही बताया कि जो फंक्शन है उसको हम अलग अलग जगह पे कॉल कर सकते हैं सेम कोड को यूज करके। तो वही सेम चीज आ जाती है कि अगर किसी एप्लीकेशन ए मैंने एक सपोज PW का ऐप बनाया, अभी मैं नहीं बना सकता लेकिन PW का मैंने एक ऐप बनाया, उसके अंदर हो सकता है कि कुछ कोड ऐसा है जिसे मैं PW के दूसरे ऐप में भी यूज कर सकता हूं। तो ये जो कोड रीयूजेबिलिटी वाली चीज है वो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रोमिनेंट फीचर होता है। इस चीज को भी आप नोट कर लोगे, ठीक है। अगला हमारा फीचर क्या है? अगला हमारा फीचर है भैया डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से बताया कि जब एनकैप्सुलेशन हम कर देते हैं, जब एक क्लास के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स और साथ ही साथ उसके फंक्शंस हम बाइंड करके रख देते हैं, एनकैप्सुलेट करके रख देते हैं, तो हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन उसको यूज कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन है जो मुझसे कोई चीज छुपाता है, उस पर्सन का नाम क्लास है, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस होंगे, तो अब वो अपनी जो भी डेटा है, अपनी प्रॉपर्टीज मुझसे छुपा सकता है बाय कॉलिंग अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। जैसे ही वो अपने क्लास के अंदर प्राइवेट लगा देगा तो अब मैं उसके डेटा को फेच नहीं कर सकता क्योंकि मैं बाहरी आदमी हूं। तो ये जो डेटा हाइडिंग वाला चीज है, हमने दूसरों से अपने डेटा को हाइड कर दिया, डेटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एनकैप्सुलेशन के साथ डेटा हाइडिंग का जो फीचर आता है वो साथ में आता है। इसमें आप एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करके, एक्सेस स्पेसिफायर्स मैंने आपको बताया क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करके और आप डेटा हाइडिंग को अंजाम दे सकते हो। तो ये वाली चीज है भैया। मैं आरजीपीवी के हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आरजीपीवी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आपकी जो जर्नी है, कोडिंग की जर्नी है, उसको अच्छे से, ये वीडियो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से लंबी हो चुकी है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से चमकाया है। आपके नोट्स अच्छे बन गए हैं, आप उसको आरजीपीवी एग्जाम में यूज करो या किसी इंटरव्यू में जाके उस कॉन्सेप्ट को बताया, आपको हर जगह काम में आने वाला है।
तो ये वाली चीज़ है। अब हम देख लेते हैं कि भैया हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और जो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें कुछ मेजर डिफरेंस है भैया। ये जो डिफरेंस है मैंने आपके सामने लिस्ट कर दिया है, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन सीटी बजे हाँ बंद हो गई। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। 7 या 10 नंबर में आपको लिखना है, 7 या 10 नंबर में आपको लिखना है। तो वहां पे ये सारे पॉइंट्स लिखवा देता हूं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, आप लिख लोगे, लेकिन इसको एक्सपैंड करके लिखना। जब आप एग्जाम में लिख रहे होगे ना तो एक्सपैंड करके लिखना। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहती है, जैसा कि हमको नाम से पता है, वो ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो स्ट्रक्चर या प्रोसीजर या फंक्शन के अराउंड रिवॉल्व करती है कि किस तरीके से हमारा फंक्शन, हमारा प्रोसीजर कॉल हो रहा है। ठीक है। जो हमारी ऑब्जेक्ट ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, जो हमारी ऊप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर जो हमारे फंक्शंस हैं, या मैं कहूं जो हमारा प्रोग्राम है वो फंक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच यूज होती है, यहाँ टॉप डाउन अप्रोच यूज होती है। अब ये बॉटम अप और टॉप डाउन भैया क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो, बॉटम अप का मतलब क्या होता है। बॉटम अप अप्रोच हम जब यूज करते हैं तो पहले हम फंक्शंस बनाते हैं और उसके बाद हम मेन प्रोग्राम के अंदर उस फंक्शन को कॉल करते हैं। क्या करते हैं, पहले हमने फंक्शन बनाया, सम नाम का फंक्शन बना लिया, a + b = c। उसके बाद हम मेन प्रोग्राम के अंदर उस चीज को कॉल कर रहे होंगे। लेकिन टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि पहले हम मेन प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम फंक्शन को दोबारा लिखते हैं, फंक्शन के प्रोग्राम को दोबारा लिख रहे होते हैं। हालांकि ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में मेरे ख्याल से आ नहीं रही होगी, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि अब अभी बीसी के लिए इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझें। तो अभी आप इतना ध्यान रखोगे, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच नाम की कोई चीज होती है। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, हम फंक्शंस पहले डिफाइन करते हैं और उसको कॉल बाद में करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, हम पहले मेन प्रोग्राम लिखते हैं और मेन प्रोग्राम के बाद हम फंक्शंस को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये एक बैड टेक्निक है, ये एक गुड टेक्निक है। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें इनहेरिटेंस नाम की चीज मिल जाती है, यहाँ इनहेरिटेंस हमें नहीं मिल पाती है। भैया आप लिखते हो तो इतना गोचा पोचा क्यों कर देते हो, तो क्या बताएं यार, आदत है। चलिए, यहाँ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, वहाँ इनहेरिटेंस को कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटा सिक्योरिटी के लिए एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं होते हैं। यहाँ हमें एनकैप्सुलेशन नाम की चीज़ मिल जाती है डेटा को हाइड करने के लिए, यहाँ वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। ऑब्जेक्ट फंक्शंस आर लिंक्ड थ्रू मैसेज पासिंग, यहाँ मैसेज पासिंग होती है, यहाँ मैसेज पासिंग नहीं होती है। मैसेज पासिंग नहीं होती है लेकिन पैरामीटर पासिंग होती है। जो भी फंक्शन हम बनाते हैं उसके अंदर हम पैरामीटर्स को पास कर रहे होते हैं। अब उसके बाद अगले कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं। अगले पॉइंट्स क्या है भैया, कि भैया अगर हमें कोई नया एट्रीब्यूट, नया प्रॉपर्टी या नया डेटा डालना है या फंक्शन डालना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर वो इजी पड़ता है, लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इतना ज्यादा इजी नहीं है, हल्का सा डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ रीयूजेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, सेम प्रोग्राम को हम रीयूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रीयूजेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। यूज फॉर, अगर कोई हमें बड़े प्रॉब्लम्स, डीएसए में जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज़्यादा यूज होता है और पीओपी कम यूज होता है। बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पीयूपी यूज नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज किया जाता है। कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो एग्जांपल है उसमें C++ और जावा आती है, और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C और पास्कल आती है। इस वजह से आपकी जो सिलेबस है उसमें भी C++ को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, क्योंकि हमें भैया कोडर बनना है, हमें थियोरेटिकल पर्सन नहीं बनना है। तो आप अपने कोडिंग में ध्यान दो, बाकी ये सब तो एग्जाम में चलता रहेगा। अब लास्ट चीज़, लास्ट स्लाइड जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि भैया अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी वैल्यूएबल लगी, ऐसा लगा कि हाँ यार मेहनत तो कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ 1-2 काम करोगे। पहला, अपना नाम कमेंट सेक्शन में डालोगे, उसको मैं एज एन अटेंडेंस कंसिडर कर रहूँगा कि भैया ये बच्चा है, मुझसे पढ़ रहा है। दूसरा, अपना कॉलेज और कहाँ से आप बिलोंग करते हो वो चीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल रहे होगे। मैं सिर्फ कमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो।
जो भी चीज़ें जो आपके प्रॉफिट में है वो करो, जो आपके प्रॉफिट में है वो सेम चीज़ें मैं देख रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के जो आपके करस्पॉन्डेंस में वहाँ तो बेनिफिशियल है, लेकिन ये चीज़ें आपको लाइफ में इंटरव्यूज़ में ज़्यादा काम में आने वाली है। आप जब प्रोग्राम लिख रहे होगे तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आने वाले हैं। तो ये वाली चीज़ है। लास्ट में मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, हालांकि ये चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत बार मैं बता चुका हूँ अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो, लेकिन नए व्यूअर्स को मैं बता दूँ, हमारे चैनल पर हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपको फ्री में कवर करा रहे हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स मैंने आपको कवर कराया है, इंजीनियरिंग बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग BC ये वाली प्लेलिस्ट चल रही है, मैकेनिकल आपको इरफान मियां ने पढ़ाया है, BEEE आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत जल्द आने वाला है। इंजीनियरिंग जो आपका हिसाब किताब इंग्लिश वाला जो हिसाब किताब है वो भी चालू होने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली उसको मैं ही चालू कर रहा हूँ। तो जो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं इनको मैं कर रहा हूँ, इनको केमिस्ट्री आपके आदित्य सर करा रहे हैं, मैकेनिकल आपके इरफान मियां ने पढ़ाया है, और BEEE आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं। तो ये जो पूरा चीज़ है ये आप इन सब की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे जाके पढ़ सकते हो। इस ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा भैया, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे इस चीज़ को सर्च करके पढ़ सकते हो। क्या एप्पल वाले आपके बच्चे नहीं है क्या भैया? ऐसा कुछ नहीं है, हमसे एप्पल वाले भी पढ़ते हैं। तो एप्पल वालों को क्या करोगे, क्लास प्लस पहले तो लिंक मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर उससे काम नहीं बन रहा है, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करो, उसमें ORG कोड मांगेगा, ORG कोड में आप लिख दोगे KAEQL, तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे हमारे एप्लीकेशन पे। ये वाली चीज़ होगी भैया। अगर कोई क्वेरी है इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहूँगा, नोट्स अच्छे से बनाना, चीज़ों को रिवाइज अच्छे से करना और अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।